गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हम लोग अर्थव्यवस्था से संबंधित आईएमपी क्वेश्चंस करने वाले हैं। इंडियन जीएस के अंतर्गत इतनी बड़ी सिलेबस है जहां पे आपको ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन जनरली देखा जाता है बैंकिंग को लेकर होगा, वर्षीय योजना के बारे में होगा, उसके बाद बचता है आपकी जो नेशनल इनकम है और फिर इकोनॉमिक्स के परिभाषाएं। ये मेजर एरिया होता है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछने का। तो इस वीडियो के माध्यम से इंडियन बैंक, पंचवर्षीय योजना और मौद्रिक नीति के कुछ हिस्से, बहुत कम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, ब्रिटिश कालीन या फिर यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक कौन सा था? हिंदुस्तान बैंक था, इलाहाबाद था, अवध कमर्शियल बैंक था। आपको याद रखना है हिंदुस्तान बैंक ये ब्रिटिश कालीन या फिर यूरोपीय आधारित भारत का पहला बैंक था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है ये असफल हो जाता है आगे चल के। ध्यान से बस थोड़ा सा सुन लेना, क्या पता आपको ये एक नंबर दिला दे, ठीक है। ये आगे चल के असफल हो जाता है। इस प्रकार यदि आपको बोले ब्रिटिश कालीन या यूरोपीय पद्धति पर आधारित पहला सफल बैंक कौन सा है, तब इलाहाबाद होगा। और याद रखना ये जो आप पीडीएफ देखोगे ना, इसमें ये सब चीज़ लिखा तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पीडीएफ के थ्रू, क्योंकि वहाँ लिखा तो रहेगा नहीं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का पहला निजी बैंक या फिर पूर्ण रूपेण भारत का पहला बैंक, खाली स्थान है। तो याद रखना है आपको लास्ट ऑप्शन के साथ जाना, पंजाब नेशनल बैंक। इसको बहुत बार पूछा जाता है, इसके ईयर को याद रखना 1894। क्या कहा मैंने? 1894। ये पहला भारतीय निजी बैंक कहलाता है या फिर पूर्ण रूपेण भारत का पहला बैंक कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ, थोड़ा फास्ट करते हैं, आपकी टाइम भी बचेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसको आप रट के चल देना बस। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? इंपीरियल बैंक की स्थापना कब होती है? ठीक, 1921 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1921 तीन एजेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की निर्माण की जाती है, फिर एसबीआई बदलता है जब इसके राष्ट्रीयकृत होता है। आगे मैं ताकि कंफ्यूज ना हो, सबसे पहले याद रखना है इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको याद रखना है इंपीरियल बैंक की स्थापना किन किन बैंकों को मिलाकर किया गया था। ऐसे क्वेश्चन आए तो ये सभी बैंक आपको याद रख लेना है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक, बम्बई प्रेसिडेंसी बैंक और मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक, ये तीनों बैंक को मिलाकर याद रखना इंपीरियल बैंक का निर्माण किया जाता है। और यही इंपीरियल बैंक आगे राष्ट्रीयकृत करने पर एसबीआई के रूप में सामने आता है, जिसकी आज के डेट में सर्वाधिक शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपका है नियामक बैंक, जिसे कहा जाता है बैंकों का बैंक कहा जाता है, जो सभी बैंक को रेगुलेट करता है, आरबीआई। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935, पहला ही ऑप्शन के साथ आप जाना, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है इससे, इसके गवर्नर को लेके। आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम कहा है मैंने, गवर्नर कौन था? ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन यहीं पे आपको याद रखना है आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। तो सीडी देशमुख। कौन से हो जाएंगे? सीडी देशमुख। अभी इधर सब भूल जाओ, नीचे ऑप्शन सब भूल जाओ, ठीक है। बस दो चीज़ पे फोकस करो, कम टाइम है भैया। ऑसबॉर्न स्मिथ मैंने कहा है। नेक्स्ट मैंने कहा है जब भारतीय की बात आए तो सीडी देशमुख, याद रहेगा क्या? सीडी देशमुख। अब इंपीरियल बैंक का नाम एसबीआई कब किया गया था? एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इंपीरियल बैंक का नाम एसबीआई कब किया गया था? मैंने कहा ना राष्ट्रीयकृत होने के बाद भाई एसबीआई के नाम से जाना जाने लगा। तो 1 जुलाई 1955, क्या 1 जुलाई 1955 गांठ बांध लेना, ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? यार इसको मैं बताता हूँ, ये मेरे नोट्स में अभी 12 लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे नोट्स जब मैंने क्वेश्चन बनाया 12 लिखा हुआ है, गूगल किया 12 ही मिला। आप भी एक बार गूगल कर लें। किस बैंक का नाम बदलकर एसबीआई किया गया है? ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखा था जी, है ना, ये इंपीरियल बैंक था, लेकिन यहाँ पे मेरे को चीज़ बताना था, इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से रखा हूँ। आप ये मत समझना कि वही क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक। यूटीआई बैंक, इसका नाम बदलकर एक्सिस किया गया है। क्या एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, ये पहले यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था वही, ठीक है। दो चीज़ मिल गया, इंपीरियल बैंक एसबीआई बैंक में बदलता है, मतलब उसका नाम बदलता। यूटीआई को एक्सिस बैंक के नाम से अब जाना जाता है। भारत का प्रथम महिला बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? अगर ऐसे मैं पूछूं, मुंबई याद रखना। भारत का प्रथम महिला बैंक मुंबई में है ना, आपको याद रखना है 1 नवंबर या फिर 19 नवंबर है, ये क्या है, 19 नवंबर 2013 को स्थापित हुई थी प्रथम महिला बैंक मुंबई, याद रखना है 19 नवंबर 2013। आगे चलूँ मैं,
चलो बैंकों से रिलेटेड जो आईएमपी क्वेश्चंस कुछ कुछ हो सकते थे, सिलेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ बस मैं, है ना, उसको देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि सिर्फ 2 नंबर इतनी ब्रॉड सिलेबस है, तो उनको भी चाहिए कि भाई थोड़ा, है ना, बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनाए, इतने डीप हो जाने की कोशिश नहीं करेगा और व्यापम करता भी नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ, पंचवर्षीय योजना। इसमें बहुत सिलेक्टिव, बहुत कम क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं देखे जाता हूँ। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल, आपको याद रखना है, हेराल्ड डोमार या फिर डोमर मॉडल पर आधारित है, मॉडल पूछा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल याद रखना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सैंडी से आपको याद रखना है, सैंडी सुखमय। महालनोबिस मॉडल को आप सेकंड कर लेना, हेराल्ड डोमार मॉडल को आप प्रथम कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है? ये आपको याद होनी चाहिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होता है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल था 1997 से 2002। अब इसके कार्यकाल को आपको याद रखना, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो मैं कुछ कुछ चीज़ों को रख दिया हूँ मैं इसको। चलो ठीक है, आपको मैं PDF में इसको प्रोवाइड करा दूंगा, इसके पूरे कार्यकाल को लेके, इसके मॉडल को लेके मैं करा दूंगा। इतनी बस एक बार और मैं टाइपिंग कर लूँगा, ठीक है, या फिर करवा लूँगा। सही सुमिलित नहीं है। पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 चला है, ये पूछा जाता है, ये बिल्कुल सही है। सप्तम पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है 1985 से 1990 चलता है। यहीं पे द्वितीय मैं बता देता हूँ 1956 से अब वो 61 चलेगा। तृतीय भी मैं बता देता हूँ 1961 से, ठीक है, ये आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, 1966 चलेगा। लेकिन 1966 से 69, क्या 1966 से 1900, ठीक है ना, आपका 69 योजना अवकाश आता है बीच में, उसके बाद पंचम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको लिखा मिलेगा, है ना, मैं फिर कह रहा हूँ लिखा मिलेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना हमने देख लिया, सही है। सप्तम पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 मैंने कहा है। तृतीय पंचवर्षीय योजना अभी मैंने इसको बताया कि 1961 से, है ना, आपके 66 हो जाएंगे। 61 से क्या होगा, वो बिल्कुल 66 तृतीय हो जाएगा। उसके बाद 66 से 69 मैंने योजना अवकाश कहा। और चतुर्थ, उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो चतुर्थ होता है ये फिर आएगा 69 से 74, लेकिन इसमें लिखा है 1966 से 1971, तो ये गलत हो जाता है, ये सही सुमिलित नहीं है। चतुर्थ का फिर मैं कह रहा हूँ योजना अवकाश के बाद आता है, तो फिर वो कितना हो जाएगा, 69 से 74 हो जाता है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचवर्षीय योजना, है ना, पूर्ण नहीं हो पाया? ये सिर्फ 4 साल तक चलता है और ये पंचवर्षीय योजना होता है 5वां, क्योंकि मैंने 4 तक तो आपको बता दिया था। ठीक बात है, तो अभी 5वां कब से कब चलेगा? मैंने चौथा को ही आपको कब से कब बताया था, आपके 69 से 74 बताया था। तो ये 74 से इसको आपको याद रखना है 79 चलना था, लेकिन ये 78 में ही बंद हो गया। ठीक है, 78 में ही बंद हो गया। अब भैया अपने अपने हिसाब से सरकारें करती हैं, ठीक है, तो 78 में बंद हो जाता है। 4 साल सिर्फ ये चलता है। तो कौन सी पंचवर्षीय ऐसी योजना है अब तक जो बनी है वो बीच में जिसे बंद कर दी गई? आंसर क्या हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है। वह पंचवर्षीय योजना कौन सी है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे सफल रही? तो सबके अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, इतनी योजना हम लोग चलाएंगे, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। तो 12 पंचवर्षीय योजना जितनी चली है, इसमें से सबसे सफलतम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? सबसे सफलतम आपको बोले 10वीं पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है, जो कि 2002 से 2007 के बीच में ये चलता है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, और सबसे आपको असफल बोले तो वो 3री पंचवर्षीय योजना थी। 3री पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल कितना होगा, मैं फिर आपको रिकैप कराता हूँ। 51 से मैंने कहा था 56, और 56 से मैंने कहा था 61, और 61 से मैं कह रहा हूँ 66। तो ये 3री 66 चली थी। 66 से 69 योजना अवकाश आ जाएगा। 69 से फिर 74 आपका चौथा चलेगा। 74 से फिर, है ना, आपके 79 चलना था। कौन सा? पंचवर्षीय जो 5वीं वाला था, जो कि बीच में बंद हो जाता है, मतलब 1 साल पहले वो बंद हो जाता है, तो 78 चलती है। क्लियर बात है जी। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और मैंने रखा है, किस पंचवर्षीय, है ना, ये योजना लिखना वहाँ पे भूल गया है। योजना का केंद्रीय बिंदु उद्योग औद्योगिक विकास था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना याद रखना, इसके केंद्रीय बिंदु उद्योग था। कृषि को लेकर पूछा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो केंद्रीय बिंदु था, मुख्य फोकस क्या था, हमें फोकस किस पे करना है, ठीक है, तो इसमें कृषि पे फोकस किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना पे। सेकंड में उद्योग पे किया गया था। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में, फिर इसको बैलेंस करने की कोशिश किया जाता है और वो असफल योजना भी हो जाती है। ठीक बात है जी। नेक्स्ट मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर।
कृषि पर केंद्रित पंचवर्षीय योजना, यार इसको मैंने अभी बता दिया भाई, ये प्रथम है, जल्दी करके निकलो, टाइम बचाओ। ठीक है, ये याद तो रहेगा ना, मैं जल्दी जा रहा हूँ इसमें। प्रथम अभी अभी बताया था, कृषि पर आधारित, याद रहेगा, फिर कह रहा हूँ कृषि पर आधारित प्रथम है। नेक्स्ट चलो, नीति आयोग का गठन कब किया गया था। अब हम लोग प्लानिंग हम लोग देख रहे थे योजना के बारे में, ठीक है, योजनाओं के बारे में। तो इसके पहले योजना आयोग बना हुआ था। तो नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। अध्यक्ष को लेकर न पूछ के इसके उपाध्यक्ष को पूछा जाता है। अब अगला मैं चलता हूँ, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। इसमें वर्तमान भी मिलेगा, प्रथम भी मिलेगा आपको। तो प्रथम आपको उपाध्यक्ष पूछे, मैं अध्यक्ष बोल रहा हूँ तो ध्यान रखना ना, उपाध्यक्ष ही मैं बात कर रहा हूँ कभी कभी। अरविंद पनगड़िया ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, वर्तमान में सुमन बेरी हैं। वर्तमान में कौन है जी, सुमन बेरी हैं। ठीक है, वर्तमान में कौन है, सुमन बेरी का नाम आपको याद रखना है। मैंने क्या कहा है, उपाध्यक्ष का है। प्रथम मैंने क्या कहा है, अरविंद पनगड़िया, वर्तमान में सुमन बेरी। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, मैंने इस बार वर्तमान का है ना, प्रथम लिखा है, वर्तमान का है। तो वर्तमान कौन हो जाएगा, BVR सुब्रमण्यम। क्या, BVR सुब्रमण्यम। प्रथम सीईओ बोले तो सिंधु श्री खुल्लर का नाम आपको याद रखना है प्रथम सीईओ में। ठीक बात है, वर्तमान में कौन है, BV, ठीक है, R सुब्रमण्यम, वर्तमान BVR सुब्रमण्यम। फिर कह रहा हूँ वर्तमान BVR सुब्रमण्यम याद रखनी है। प्रथम कौन है, सिद्धू श्री खुल्लर। ठीक बात है, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अब हम लोग थोड़ा बैंक रेट, रेपो रेट इसको देख लेते हैं। SLR क्या होता है, CR क्या होता है, इसको मैं क्विक तरीके से 2 मिनट में आपको समझा के जाता हूँ। वह दर जिस पर RBI बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करती है। 2 चीज़ याद रखना, बैंकों को RBI के द्वारा लोन दिया जाता है, इसके लिए 2 दर आपको याद रखना है, एक बैंक रेट और एक रेपो रेट। ठीक है, बैंक रेट में दीर्घकालिक होता है, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देगा, और रेपो रेट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्या कहा मैंने, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट, शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट। तो इसमें बैंक रेट आंसर आएगा। और यहीं पे सिर्फ पूछता RBI के द्वारा बैंकों को लोन दिया जाता है और ऊपर दोनों होता तो दोनों आंसर होता। अगर वो दीर्घकालिक बोल दिया तो हमें बैंक रेट के साथ जाना है, और वो शॉर्ट टर्म बोलता, ठीक है, तो हमें रेपो रेट के साथ जाना था। अब हम लोग चलते हैं CRR और SLR में। पहले क्वेश्चन आपके पास है, इसको पहले सॉल्व करो आप। CRR कैश रिजर्व रेशियो, एक क्या है, बैंकों द्वारा अपने NDTL का, NDTL होता है भाई अपने कुल जितना हिस्सा है या फिर कुल डिपॉजिट, एक बार आप समझ लो, ठीक है, का कुछ हिस्सा RBI के पास कैश रखना। अब बैंक द्वारा अपने पास जितना है, आपके पास 100 रुपये है, उनमें से मान के चलो भाई 5 रुपये 10 रुपये RBI को आप रख दो, उसको RBI उसका आपको लोन नहीं देगी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रख देनी है। और उसके बाद फिर कुछ हिस्सा होता है जो खुद के पास रखो, जैसे कि 100 रुपया है, 5 रुपये RBI को दे दिए, आप 10 रुपये अपने पास रखिए। उसके बाद जितना बचा आपके पास 85 रुपीज़, उसको आप लोन में देंगे, उसको आप इसको लिए, है ना, ये सब अलग पर्पज़ के लिए देंगे। ठीक है, तो याद रखना है, उसको आप लोन में दे सकते हो जितना बचा है, लेकिन कुछ अपने पास रखना, कुछ RBI को देना। तो कुछ RBI को देना, ठीक है, वो CRR कहलाता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, बैंकों द्वारा अपने कुल NDTL का कुछ हिस्सा RBI के पास कैश रखना, याद रखना है आपको, ये CRR कहलाता है। इसका RBI फिर उस बैंक को लोन नहीं देती है, ठीक है, वो रखवाया है। ठीक, याद रखना है। अब उसके बाद मैं कह रहा हूँ, बैंकों द्वारा अपने कुल NDTL का कुछ हिस्सा स्वयं के पास रखना, स्वयं के पास रखना है। वो RBI को नहीं देगा ना, किसी को नहीं देख रहा है, स्वयं के पास रख रहा है, ताकि लोन में जब दिया हुआ है अगर कोई अचानक मांगने आए तो वो वहाँ से पे कर सके, याद रखना है। तो उसको क्या कहेंगे, SLR। क्या कहेंगे, SLR। तो ये CRR SLR दोनों आपको समझ में आ गया क्या। ठीक है, ये रहा आपके, ठीक है, 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में समाहित होते हैं। ठीक, मैं फिर कह रहा हूँ, वह दर जिस पर RBI, इसको एक बार फिर देख लेना, वह दर जिस पर RBI बैंकों को दीर्घकालिक लोन प्रदान करती है, इसको क्या कहेंगे जी, बैंक रेट कहेंगे दीर्घकालिक। और शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट कहेंगे। एक चीज़ और यहीं भी बताता हूँ, जब RBI खुद से ले, RBI बैंकों से लोन लेती है, उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। मतलब जिस दर पर लेती है ना, ऐसे भी नहीं कि बैंकों से जो ले रहे हैं उसके रिवर्स रेपो रेट, रेट लिखा है, दर है भाई वो, ठीक है ना, इतना तो समझते हैं। बोलते समय थोड़ा इधर उधर हो रहा है, समझना, रेट पे ले रही है वो। अब हम लोग चलते हैं इसमें, ये तो आपको समझ में आ गया, CRR SLR। ठीक बात है जी, ये 3 टॉपिक्स आपके कवर होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने सिर्फ 24 क्वेश्चन रखे हैं। इन तीनों टॉपिक से यदि क्वेश्चन बनाना चाहता है एग्जामिनर, तो यहाँ से फंसने की संभावना है। अब इसके बाद इसमें 2 टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक नेशनल इनकम हो जाता है और एक अर्थव्यवस्था की परिभाषाओं को लेकर हो जाता है। ठीक है, और कुछ कुछ टॉपिक्स और जोड़ सकते हैं। तो जैसे GDP आपको जानना है, GNP आपको जानना है, GDP जानना है, GNP जानना है, NNP जानना है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको जानना है, नेशनल इनकम जानना है, इसकी परिभाषाएं जाननी है।
ठीक है, उसको किस प्रकार से गणना की जाती है। एक क्वेश्चन का एक पॉइंट होता है, केंद्रीय बिंदु ये भी होता है एक टॉपिक। ये वीडियो तो मेरा ट्रायल था, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको कितनी पसंद आई उस हिसाब से बताएं, कमेंट करें, बोले कि हाँ सर इसकी सेकंड पार्ट आनी चाहिए। मैं 10 मिनट में फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देके जाऊँगा और इतने में आपकी इकोनॉमी है ना, हम कह सकते हैं कि समाप्त हो जाएगी। यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, बिल्कुल मैं टेलीग्राम में आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप टेलीग्राम पे आइए, आपका स्वागत है। टेलीग्राम का जो लिंक है, ग्रुप का जो लिंक है, ठीक, वो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ से इस पीडीएफ को पा सकते हो, रिवाइज आप कर सकते हो। मिलता हूँ अब अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेहनत के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।